Good morning, Ji. Good morning. Write on the heading. Shapes of orbitals. Shapes of orbitals. Shapes of orbitals. Shapes of orbitals. जिसमें से हम D का पढ़ रहे थे, तो D का फिर से पढ़ लेते हैं. ठीक है ना. शेप D ऑर्बिटल की शेप को हम डिस्कस कर रहे थे, तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं. देखो जी, मैंने आपको क्या बताया था, D के अंदर आपकी कितनी शेप्स होती है? 5 शेप्स होती है. ये मैंने बेसिकली आपको बताया था. एक चीज और ध्यान रखना, ये SPDF जो लिखा होता है ना, स्मॉल लेटर्स में लिखना है. SPD और F इन्हें ना स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल में मत लिखना, गलत हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. D की टोटल 5 शेप्स बनानी है. ठीक है, पहली 3 में फिर से बना रहा हूं. ठीक है, इनमें लोब्स क्या होते हैं? बिटवीन द एक्सेस होते हैं. अगर आप इसको x एक्सिस बोल दो तो इसको y एक्सिस बोल दो. ये पहली शेप हो गई, जिसका नाम है dxy. ये xy सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, साथ में नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, फिर से लोब्स बिटवीन द एक्सेस बना दो. ये जो मैं ये गोले गोले से जो बना रहा हूँ, बैलून लाइक शेप जो बना रहा हूँ, लोब्स बोलते हैं. लोब्स, इन्हें लोब्स बोलते हैं. ठीक है ना. और मैंने आपको बताया भी था कि जो D की शेप होती है वो डबल डंबेल होती है. डबल डंबेल अगर आपको याद हो, लिखवाया था मैंने कहीं, डबल डंबेल. ठीक है जी. dxy हो गया. इस एक्सिस को आप y बोल दो, इस एक्सिस को आप z बोल दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? dyz. ठीक है ना. और तीसरी शेप क्या बताई थी मैंने आपको? इसमें भी लोब्स आप बिटवीन द एक्सिस ही बनाओ. लोब्स को आप बिटवीन द एक्सिस ही बनाओ, बट एक्सिस का नाम बदल दो बस. ये हो गया z, ये हो गया x. तो अगर आप इन तीनों ऑर्बिटल्स को चेक करो, इसका नाम है dzx. इन तीनों को अगर आप चेक करो, शेप सिमिलर है. शेप सिमिलर है. सेम तो नहीं बोलोगे आप. सेम क्यों नहीं बोलोगे? एक्सिस बदल रही है. सिमिलर है, इसलिए मैंने वर्ड यूज करा सिमिलर. ठीक है, सिमिलर इन द सेंस तीनों के अंदर आप देखो लोब्स बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है. तीनों के अंदर लोब्स क्योंकि बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, तो इन तीनों को मैं बोलूंगा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स. तो dxy, dyz और dzx, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स. क्या हो जाएंगे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स. ठीक है जी, आगे देखो. इसमें लोब्स आ गए बिटवीन, सॉरी ऑन द एक्सिस. ठीक है ना, लोब्स ऑन द एक्सिस आ गए. इसको आप x एक्सिस बोलो, इसको आप y एक्सिस बोलो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? dx² माइनस y². ठीक है, और एक और ऑर्बिटल बनाना है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो लोब्स होते हैं वो z एक्सिस के अलोंग होते हैं. ठीक है, और x और y एक्सिस, ये z है, अगर आप इसे x बोलो तो इधर y हो जाएगी, ये y हो जाएगी. ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था? x और y एक्सिस के अलोंग, मतलब x और y प्लेन, टू बी प्रिसाइज, x और y प्लेन में आपके क्या प्रेजेंट होगी? रिंग प्रेजेंट होगी. इसका नाम है dz². ठीक है, बन गए 5 के 5. तो इन तीनों में आपने क्या सिमिलैरिटी नोटिस करी कि जो लोब्स थे वो बिटवीन द एक्सिस थे. उनमें क्या सिमिलैरिटी है? कौन ऑन द एक्सिस? मैं. तो एक्सिस को आप एक्सिस बना रहे हो, लोब्स ऑन द एक्सिस. ठीक है ना. तो ये आपका जो dx² माइनस y² है, और ये जो आपका dz² है, इसके अंदर लोब्स होते हैं आपके ऑन द एक्सिस. सही है? सही है. वैसे मैं आपको बात बताता हूं, जो D की शेप होती है बेसिकली 6 होती है. वो 12th में बताई जाएगी, अभी जरूरत नहीं है उसकी. ये जो ऑर्बिटल होता है आपका dz² ऑर्बिटल, ये फर्दर 2 ऑर्बिटल से मिलकर बनता है.
इसलिए मैंने बोला 6, ठीक है ना। तो वो अभी नहीं जानना, बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये बात बता दी। तो डी के मैंने कितने शेप्स बनाई? 5। तो डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको पी के 3 ऑर्बिटल्स को साथ रख के बताया था, इन अ सिमिलर वे डी के 5 ऑर्बिटल्स को भी मैं साथ रख के ही बताऊंगा। मैंने बताया था ना ऑर्बिटल को बॉक्स से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स बनाने आपने, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। याद आया? तो ये भी डीजेनरेट ऑर्बिटल है। अरे बोलो भाई कुछ, अरे कुछ तो बोलो। है नहीं है तुमको डिप्रेशन वो टेस्ट करेगा। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। पी के लिए क्या बताया था मैंने? ट्रिपली डीजेनरेट है ना। उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल थी। इधर कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है? 5। तो ये है आपका 5 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। 5 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है जी। वो जो ट्रिपली डीजेनरेट था ना, उसको हम 3 फोल्ड डीजेनरेट बोल सकते थे। पेंटावर्ड यूज होते कभी देखा नहीं ना करते। जो ट्रिपली डीजेनरेट आपका ऑर्बिटल था उसको आप 3 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल भी बोल सकते हो। फिलहाल ये 5 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल है। कहने का मतलब है पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर। ठीक है जी। ये आपका डी भी कंप्लीट हुआ। फटाफट से दोबारा सुन लो। डी के टोटल कितनी शेप्स होती है? 5 शेप्स होती है। ठीक है। पहली थी मैंने ये बनाई dxy, dyz, dzx। इनके अंदर लोब्स क्या होते हैं? बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और लोब्स जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बस एक्सिस के नाम बदलते हैं, बाकी सारा दिखने में सेम। तो ये तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। ठीक है। एक जगह xy रख दो, yz, zx, वैसे इसका नाम भी हो जाएगा dxy, dyz, dzx। क्योंकि इन तीनों के अंदर लोब्स आपके ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है, इसलिए इन तीनों को हम लोग बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। लिखा होगा, सॉरी, लोब्स बिटवीन द एक्सिस है, इसे हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। इसके अंदर क्योंकि लोब्स ऑन द एक्सिस है, इसे बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। इसका नाम है dx² - y², इसका नाम है dz²। तो 2 यहां से आ गए, 3 वहां से आ गए, टोटल कितने हो गए? 5। पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उन्हें हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और ये है आपका 5 फोल्ड डीजेनरेट। ठीक है जी। आगे बढ़े। कॉपी कर लिया? नेक्स्ट हेडिंग इज एफ ऑर्बिटल। एफ की शेप नहीं पढ़नी हमें, सिर्फ डीजेनरेसी जाननी है। सिर्फ डीजेनरेसी जाननी है। एक चीज सुनो, यार आप कर दो, इससे पहले सुनो। अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे जो लोब्स है y एक्सिस के अलोंग अलाइंड है ना। ये वाला लोब x एक्सिस के अलोंग अलाइंड है, ये वाला लोब भी x एक्सिस के अलोंग अलाइंड है। सिमिलरली ये दोनों लोब्स y एक्सिस के अलोंग अलाइंड है, ये वाला पॉजिटिव साइड, ये वाला नेगेटिव साइड। ठीक, इधर देखो, ये वाला लोब बिटवीन दी एक्सिस है, मतलब x y एक्सिस के बीच में। ये वाला लोब बिटवीन दी y और z था। इसके लिए प्रॉपर टर्म होती है ओरिएंटेशन। ठीक है ना। ये जो अलाइनमेंट है लोब्स की, इस एक्सिस के अलोंग अलाइनमेंट है, इस वाले लोब्स की बिटवीन द एक्सिस अलाइनमेंट है। इस अलाइनमेंट के लिए वर्ड है ओरिएंटेशन। ठीक है ना। चलो अब लिखते हैं एफ ऑर्बिटल के लिए। एफ ऑर्बिटल के लिए हमें सिर्फ डीजेनरेसी जाननी है बस। एफ ऑर्बिटल की हमें सिर्फ डीजेनरेसी जाननी है। तो जो एफ ऑर्बिटल होते हैं वो 7 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है जी। 7 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। 7 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। 7 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। नाम वगैरह कुछ भी नहीं जानना है, बस डीजेनरेसी डालनी है बस। इसके बाद हेडिंग डालो क्वांटम नंबर।
इसके बाद हेडिंग डालो क्वांटम नंबर। देखो जो क्वांटम नंबर बेसिकली होते क्या है उसको जान लेते हैं, और उसकी हेल्प से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको जान लेते हैं। अभी लिखना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हेड डालो क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हेडिंग इज क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हेडिंग इज क्वांटम नंबर, ठीक है। बेसिकली आपको 4 क्वांटम नंबर पढ़ने, ठीक है। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल, पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से डिनोट किया जाता है। दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको L से डिनोट किया जाता है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको ML से डिनोट किया जाता है। L आपका सबस्क्रिप्ट में होगा। और फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, इसको S से डिनोट करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको सिर्फ इतना बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन, बस। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको सिर्फ इतना ही बताता है, ठीक है। तो बेसिकली क्वांटम नंबर होते क्या है? क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली आर 4 क्वांटम नंबर्स, जिनकी हेल्प से आप क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आई मीन साइज आइडेंटिफाई कर सकते हो, एनर्जी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये एन को जाना पहचाना नहीं लग रहा, बहुत जगह यूज हुआ है। हाँ, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है जी, क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो बेसिकली आपके 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है ना, साइज क्या है, साइज बड़ा है ऑर्बिटल का, साइज छोटा है ऑर्बिटल का, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम क्वांटम नंबर की हेल्प से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लिखो आप, क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली अ सेट ऑफ 4 numbers quantum numbers are set of 4 numbers which gives idea about energy, शेप इनका जो ऑर्बिटल्स बनाई थी ना, वो जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स आप लोगों ने बनाए, अरे डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपने बनाए ना, एस पी डी, ये शेप्स के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देगा आपको? क्वांटम नंबर, उस शेप के बारे में बात हो रही है। क्वांटम नंबर आर बेसिकली अ सेट ऑफ 4 numbers which gives idea about energy, shape, orientation मैं समझा चुका हूं, orientation and spin of electron, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इन एनी एटम, ठीक है जी, इन एनी एटम। उसके बाद लिखो बेसिकली क्वांटम नंबर, फुल स्टॉप करके, बेसिकली क्वांटम नंबर डिनोट्स या रिप्रेजेंट्स, बेसिकली क्वांटम नंबर डिनोट्स एड्रेस ऑफ, basically quantum number denotes address of electron in any atom, जैसे आप लोगों का घर का एड्रेस होता है, पहले हाउस नंबर होता है, फिर गली नंबर होता है, फिर ब्लॉक, फिर आपका ये एरिया, उसके बाद आपका मतलब जो भी एरिया है दिल्ली के अंदर, उसके बाद आपका स्टेट लग जाता है, फिर इंडिया लग जाता है। ऐसे तो हम यहाँ पे इंडिया नहीं लिखते थे क्योंकि इंडिया के अंदर ही बात कर रहे हैं, कहीं और बाहर किसी को भेजना हो
ठीक है, इंटरनेशनल पोस्ट आपको रिसीव करनी हो तो वहां तो आप दोगे इंडिया लिख के, है ना। तो आपका एड्रेस आपकी लोकेशन बता रहा है ना, आप कहाँ रहते हो वो एड्रेस से पता लग जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होता है। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होगा, कौन से ऑर्बिटल में होगा, कौन सी सबशेल में होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कौन बताता है, क्वांटम। वो धीरे धीरे जब करेंगे समझ में आ जाएगा। ये चारों नाम लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, आगे लिखो। प्रिंसिपल कॉमा एजीमुथल कॉमा मैग्नेटिक। प्रिंसिपल एजीमुथल कॉमा मैग्नेटिक, ये तीनों क्वांटम नंबर्स के बारे में बात हो रही है। आर डिराइव्ड फ्रॉम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन तुम्हें पता है क्या थी? Are derived from Schrodinger wave equation. Derived from Schrodinger wave equation. अब डालो हेडिंग ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हेडिंग डालो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले ब्रीफली समझ लेते हैं, मैं तरीके से लिखवा दूंगा, ठीक है ना। इधर देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज करके आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। देखो, पहली इंफॉर्मेशन बड़ी प्यारी सी इंफॉर्मेशन है, En इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 बाय z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यानी कि n से, ये n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n आपका बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n को यूज करके आप ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो, मेन शेल की एनर्जी निकाल सकते हो। मेन शेल, पहली शेल या दूसरी शेल या तीसरी शेल या चौथी शेल, आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। पहली इंफॉर्मेशन। और क्या निकाल सकते हो, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, Rn इज इक्वल टू 0.529 बाय z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यही पढ़ा था। आप रेडियस निकाल सकते हो, दो इंफॉर्मेशन हो गई। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था कुछ, एंगुलर मोमेंटम तो पढ़ा होगा, कहां पढ़ा था, बोर ऑर्बिटल के अंदर पढ़ा था, याद आया। आप लोगों ने एक एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्या नाम दिया था, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और ये एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, बोर ऑर्बिटल से, सॉरी बोर मॉडल से आया था। तो इसलिए इस एंगुलर मोमेंटम को हम बोलते हैं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा आप लोगों ने, बोर मॉडल के अंदर ही पढ़ा है। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आपने क्वांटम नंबर में पढ़ा है, बट ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट तो आपने बोर मॉडल में पढ़ा है। और उसने बोला था इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उसकी वजह से जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिट एंगुलर। सही है, सॉरी, ये कुछ नया देख रहे हो आप, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई, ठीक है। और उसको रीड क्या करते हैं, h कट, ये जो छोटी सी लाइन है उसको कट बोल देते हैं, h कट, ठीक है जी। और क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, n की हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई आप लोगों ने ये फॉर्मूला 9th के अंदर भी सीखा हुआ था, 2n स्क्वायर, याद आया, 2n स्क्वायर, n की वैल्यू आप ये भी सीखो, 9th में सीखा, अरे भाई फिर भी सीखा होगा। n की वैल्यू 1 डालो, मतलब आपकी कौन सी शेल है, K शेल है, कौन सी शेल है, K शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 into 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2। n की वैल्यू 2 डालो, कौन सी शेल हो गई, L शेल हो गई, 2 into 4 is equal to 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पहले वाली शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी वाली शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर आप लोग n is equal to 3 करोगे तो कौन सी शेल हो जाएगी, n शेल हो जाएगी, यानी कि 2 into 9 that is 18 इलेक्ट्रॉन।
थर्ड वाली शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपको बेसिकली n के हेल्प से क्या क्या मिल गया? रेडियस ऑफ ऑर्बिट मिल गया नंबर 1, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट मिल गया, एनर्जी ऑफ शेल मिल गया नंबर 2, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट वर्ड में मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं? क्योंकि जब ऑर्बिट है तो ऑर्बिटल भी है भाई। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, उनका भी मोमेंटम होगा। बट अब उसे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम नहीं बोलेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। इसलिए मैं ऑर्बिट वर्ड एम्फसाइज कर रहा हूं। क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम आपको दो तरीके से पढ़ना है, एक ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट वाला पढ़ लिया, पहली पढ़ लिया, ठीक है जी। और क्या निकाल सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, रेडियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अगर n की वैल्यू बड़ी होती है ना, तो जो आपने ऑर्बिटल पहले से ही पढ़ लिया है उसका साइज भी बढ़ जाता है, यानी कि साइज ऑफ ऑर्बिटल भी आप कह सकते हैं। n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो आप लिखते हैं, लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने हेडिंग डाल रखी होगी, इसमें लिख लो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। नेक्स्ट लाइन से लिखो it gives idea about energy of electron, comma size of orbital, and distance of electrons from the nucleus in any atom, and distance of electron from the nucleus in any atom, that is R, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, ये गड़बड़ हो गया, n के ऊपर आया, दोनों फॉर्मूले लिख लो, दोनों फॉर्मूले। पहले ये लिखो फिर ये लिखो। इसके बाद लिखो n के बारे में बात कर रहे हैं। इट कैन हैव ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, इट कैन हैव पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। इन दोनों के बाद लिखना है इट कैन हैव पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, यानी कि n की वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। तो ये वाली ये k के लिए हो जाएगा, ये l के लिए हो जाएगा, ये m के लिए हो जाएगा, ये n के लिए हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था ऐसे करते करते हम z तक पहुंच जाएंगे। z जब खत्म हो जाएगा तो z1, z2, z3, बट वहां तक हमें पढ़ना ही नहीं है, नॉलेज के लिए बता दिया आपको। केमिस्ट्री अगर आप इन फ्यूचर ऑप्ट करते हो हायर स्टडीज में तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिखें, आगे लिखो आप maximum number of electrons in any shell, maximum number of electron in any shell or orbit is 2n square, अब ये बता दो 1 2 3 तीनों बता दो।
ठीक है, ये उतार लो। n इज इक्वल टू 4 के लिए भी बना सकते हो, n इज इक्वल टू 4 के लिए भी बना सकते हो। n इज इक्वल टू 4 तो KLM कौन सी शेल हो जाएगी, n शेल हो जाएगी। और अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 into 4 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 into 2 दैट इज 32, यानी कि फोर्थ शेल के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद ये उतार लो, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू mvr nh/2π, है ना, ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ब्रैकेट में लिखो mvr व्हिच इज इक्वल टू nh/2π, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr व्हिच इज इक्वल टू nh/2π। फिर ये लिख लो nh कट, हाँ इसको यही तो होता है, इसी का नाम है ये, तभी मैंने बोला ब्रैकेट में ऐसे लिख लो mvr which is equal to nh/2π। फिर इसके नीचे ये लिख लो nh कट। फिर h कट क्या होता है, बोलते क्या है इसे, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट which is equal to h/2π। ठीक है जी, रिटर्न हो पहला क्वांटम। आगे बढ़े, हाँ h/2π की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है। और रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, h को सिर्फ प्लैंक कांस्टेंट, h कट को रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। रख कर दूं, नेक्स्ट हेडिंग डालो एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है, पहले समझना फिर लिखो। नेक्स्ट हेडिंग डालो एजीमुथल क्वांटम नंबर। नाम थोड़े अजीब से लग रहे होंगे आप लोगों को, जिसको L से डिनोट करते हैं, ML से भी डिनोट करते हैं, ML सब्सक्रिप्ट में लिखो, ठीक है। इसका दूसरा नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तीसरा नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तुम्हारे दो नाम क्या है? है दो नाम, घर पे प्यार से कुछ बुलाते नहीं है, शामू ऐसा कुछ नहीं होता? अबे होता है, नहीं होता है, किसी को भी फोन पे कुछ नहीं होता, कोई नहीं बुलाता सर, शाम शामू बुलाते, स्कूल में बुलाते होंगे, कोई तुम्हें मान नहीं सकता, बुला रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तीन नाम मैंने आपको बताया, अब सुनो कैलकुलेट कैसे करते हैं, L की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं पहले समझना अच्छे से, ठीक है। तो मैं यहाँ दो कॉलम की टेबल बना रहा हूँ, L और L, पहले कैलकुलेट करना बताता हूँ फिर इसका मीनिंग बताऊँ, ठीक है। L को कैलकुलेट कैसे करते हैं, 0 से लेकर n-1, 0 से लेकर n-1। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1, 0 तो हो नहीं सकती है, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, 0 होने का मतलब आप बोल रहे हो 0 शेल के बारे में बात कर रहे हो, वो तो है ही नहीं, ठीक है, मैंने ऐसा तो कहा नहीं, ठीक है जी। क्यों 1 से पहले कुछ आगे हम एज्यूम नहीं कर सकते? हाँ तो वही तो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे तो डिस्कस करने जा रहे हैं। n की वैल्यू 1 कर दी आपने, तो मैंने क्या बोला, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 से लेके n-1, n-1 का मतलब 1-1, 1-1 0, तो 0 से 0 तो कुछ नहीं होता, तो 0 ही हो गया, क्लियर। n की वैल्यू 2 रख लेते हैं हम, तो क्या बोला, 0 से n-1 भाई, 0 से n-1, 0 और n-1 ये तो लेनी है, बीच में भी तो कुछ आ सकता है, कोई नंबर आएगा उसे भी लेना है, पॉइंट डेसिमल में नहीं लेना, नंबर लेना आपने, ठीक है। तो 2 - 1 is 1, और मैंने क्या बोला 0 से लेके 1 है, तो 0 भी तो आएगा और 1 भी आएगा, तो 0 भी आ गया और 1 भी आ गया, ठीक है।
n की वैल्यू 3, मैंने क्या बोला 0 से लेके n-1, तो 0 तो आना ही आना है, n-1 क्या है 3-1 दैट इज 2, 2 भी आना ही है, और 0 से लेके 2 तक जो भी बीच में आएगा वो भी आना है। हाँ वो सब नहीं लेना, ठीक है ना। अब इतना क्लियर हुआ। L आपको बताता क्या है? L आपको बेसिकली सबशेल बताता है। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट अराइज हो रहा है, सबशेल। जैसे आप लोगों ने एनर्जी लेवल्स पढ़े थे ना, आप लोगों ने पढ़ा था ये, यहाँ से बनाऊंगा, ये पहला एनर्जी लेवल है। जरा ध्यान से देखना, ये आप लोगों का पहला वाला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा वाला एनर्जी लेवल है, ये तीसरा वाला एनर्जी लेवल है। मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब इधर देखो, n की वैल्यू 1 रखी तो l की वैल्यू 0 ही है, ठीक है ना। कितने सब एनर्जी लेवल्स हो गए? 1। आप इससे मत कंसीडर करो सर 0 है तो 0 सब एनर्जी लेवल, नहीं, ठीक है। वैल्यू कितनी आई है? 1। वैल्यू कितनी आई है? 1। तो पहले वाले एनर्जी लेवल के अंदर कितने सब एनर्जी लेवल होते हैं? 1। दूसरा वाला एनर्जी लेवल देखो कितनी वैल्यूज आई है? 1 और 2, यानी कि दूसरे वाले एनर्जी लेवल के अंदर 2 सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये लो जी 2 सब एनर्जी लेवल्स बना दिए। हाँ बना। पहले देखो सब एनर्जी लेवल इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी लेवल ना, तो एनर्जी लेवल्स के अंदर भी अगर आप उसको और डिटेल में डिस्कस करो तो वहां पे भी सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। n की वैल्यू 3 आई है, तो l की वैल्यू कितनी आ गई? 1 2 3, 3 वैल्यू आई है l की भी, यानी कि n इज इक्वल टू 3 के अंदर 3 सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। आया कॉन्सेप्ट समझ में? यानी कि अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करूं, इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाकर, जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही सब एनर्जी लेवल्स। अगर सिंपल वे में कंक्लूड करूं, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, पहले n की वैल्यू 2 रखोगे, फिर l की वैल्यू निकालोगे, फिर इसको काउंट करोगे, तो इधर देखो ये भी 2 है, 1 2, ये भी 2 है, 1 ये भी 1, ये 3 है, 1 2 3, ठीक है जी। तो यहां से पहला कंक्लूजन निकल कर आया है कि l की हेल्प से आप सब एनर्जी लेवल्स निकालते हो, या सब शेल भी कह सकते हो। भाई जब आपने मेन वाले को शेल बोल दिया तो उसके सब वाले को क्या बोलोगे? सब शेल। एनर्जी लेवल बोल दो या सब एनर्जी लेवल बोल दो, शेल बोल दो या सब शेल बोल दो। इतना क्लियर हुआ? कैलकुलेट कैसे करते हैं? L को कैसे कैलकुलेट करोगे? 0 से लेके n-1। सही है, सही है। अब एक और चीज देखो यहाँ पे, जब L की वैल्यू 0 होती है तो आपका होता है S सब शेल, L की वैल्यू 1 होती है तो P सब शेल, L की वैल्यू 2 होती है तो D सब शेल, L की वैल्यू 3 होती है तो F सब शेल। यही 4 ही पढ़ना है, इससे आगे नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो L की वैल्यू 0 होगी तो S सब शेल, L की वैल्यू 1 होगी P सब शेल, L की वैल्यू 2 होगी D सब शेल, L की वैल्यू 3 होगी F सब शेल। कौन सी सब शेल है? फिर ये कौन सी है? L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू क्या है? S ही रहेगा ना। इसकी क्या है? P। S P D। समझ आया? बट एक बात बताओ भाई, ये भी S है, ये भी S है, मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करूं? मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो आप ये देखो, ये वाला जो सबशेल आया है कहां से आया है? पहले वाले एनर्जी लेवल से आया है। बट ये वाला जो सबशेल आया है दूसरे वाले एनर्जी लेवल से आया है ना। मेन एनर्जी लेवल ये है, ये तो सबशेल है, ये मेन है, ये सबशेल है। तो ये वाली जो सबशेल आई है किस में आई है? मेन वाले में से आई है, और मेन वाले का नाम क्या है? 2 है। तो फिर ऊपर क्या आ जाएगा? तो फिर इधर क्या आ जाएगा? ठीक है, ठीक है। ये वाला 0, I mean ये वाला जो सबशेल आया कहां से आया है? 3 से आया है, 3s, तो ये 3p, ये 3d। तो अगला क्या होगा? 4 होगा। 4 के साथ, अच्छा अगर मैं n की वैल्यू 4 रख दूं तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0 1 2 3।
यानी कि चौथे वाले शेल के अंदर 4 सब शेल होती है। मैंने अभी जो सिखाया जितनी शेल उतनी ही सब शेल, ठीक है। सब शेल आर बेसिकली सब एनर्जी लेवल्स, यानी कि मेन एनर्जी लेवल्स के अंदर भी सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब मेन एनर्जी लेवल्स के अंदर सब एनर्जी लेवल्स होंगे तो वहां पे भी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है। तो आप लोगों ने पॉइंट पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल के अंदर कि जो लाइंस होती है आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। एक ये पॉइंट होता है। एक और होता है जब आप महंगे वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हो, जो हाई रेजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करते हो, तो जो आपकी एक सिंगल लाइन होती है ना, वो आपको मल्टीपल लाइंस में नजर आ रही होती है। भाई ये वाली लाइन किसकी वजह से आती थी? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से आती थी ना, याद करो। भाई आप लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा था और मैंने आपको क्या बताया था कि एक लाइन बेसिकली वेवलेंथ रिप्रेजेंट करता है। और वो एक लाइन किसकी वजह से आती थी? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से आती थी। और आपने तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सीखी थी, है ना। यही वाली तो सीखी थी कि यहां से यहां गया इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां गया इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां गया तो लाइन आ जाएगी। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करते हो, जिसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप है, तो आपने एक लाइन को मल्टीपल लाइंस में स्प्लिटेड, मतलब मल्टीपल लाइंस देखी है। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जो एक लाइन होती है ये एक नहीं होती है, ये बड़ी क्लोजली स्पेस्ड मल्टीपल लाइंस होती है, जो नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोप से आप नहीं देख पाते। तो आप स्पेक्ट्रोस्कोप का रेजोल्यूशन को बढ़ा देते हो ताकि वो जो एक लाइन है वो दिख जाएगी वो कितनी लाइन से मिलकर बनी है। तो अब क्वेश्चन यहाँ अटक जाता है कि भाई ये लाइन तो मुझे समझ में आ रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हो रही है, इतनी सारी लाइन कैसे बन गई? तो एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा था एक एनर्जी लेवल्स के अंदर सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो वो यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। मतलब आप मेन ट्रांजिशन देखो, मेन ट्रांजिशन 1 से 2 है मेन। बट अगर आप सब ट्रांजिशन देखो तो यहां से लेके इलेक्ट्रॉन यहां भी गया, यहां से लेके इलेक्ट्रॉन यहां भी गया, यहां से लेके इलेक्ट्रॉन यहां भी गया। मेन वाले के अंदर 3 मेन वाली है ना, यानी कि सब एनर्जी लेवल्स में भी ट्रांजिशन होती है, सब एनर्जी लेवल्स। इसलिए आपको वो बड़ी सारी लाइंस नजर आ रही है। आई बात समझ में? ठीक है जी, चलो वापस आते हैं। ये क्लियर हुआ? ये आपका हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 4d, ये हो जाएगा 4f। इतना क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? आप लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल और ऑर्बिटल, आप लोगों ने पढ़ा था। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक ऑर्बिटल में वाह दो आते हैं ना। तो इधर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये सबशेल है, एक ही डब्बा तो बनेगा, एक ही डब्बा तो बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे भी एक ही डब्बा बनेगा। अभी ये भी बताऊंगा डब्बे 1 क्यों बनते हैं, यहाँ पे यहाँ डब्बे 3 क्यों बनते हैं, ये भी देखेंगे अभी हम। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्लियर है? तो बोलो हाँ हो तो करो। सही नहीं क्लास में हेवी ड्राइवर थे। अच्छा चलो इधर आ जाओ। ये तो मैंने सबशेल बताया, ये तो मैंने अभी तो सबशेल वर्ड इंट्रोड्यूस कराया ना। और मैंने आपको कल बताया था पिछली क्लास के अंदर p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो 3 में कितने आएंगे? 6। तो इस वाले के अंदर आपके 3 डब्बे बनेंगे। 3 डब्बे क्यों बनेंगे? वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से सीखेंगे, ठीक है। कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान से देखना एक बारी। सेकंड शेल है, सेकंड शेल के अंदर 2s और 2p है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2p में कितने आ गए? 6 आ गए। 2 + 6 8। तो सेकंड वाले में 8 ही आते हैं। नहीं मैं आपको ये भी तो बता रहा हूँ ना, गलत नहीं जा रहे। हमने इस वाले सबशेल का इलेक्ट्रॉन लिया, इस वाले का लिया, ऐड कर दिया,
अरे ये दोनों सबशेल सेकंड वाले में तो है, और हमने सीखा था 2n²। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। सेकंड वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। अरे ये तो सीखा था, तो गलत नहीं हो रहा था हमारा, और हमने डीपली डिस्कस कर लिया भाई। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये कल ही सिखाया था। आज d का सिखाया, f का सिखाया। यार लिटरल वे में क्यों चले जाते हो, मतलब कल से पहले यार हद हो गई। हाँ जी, क्या नहीं समझ में आया? P में कितने, ये P सबशेल सिखाई अभी मैंने। P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी अभी बराबर है, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। तो सेकंड वाले शेल के अंदर 2s और 2p है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2p में 6 आ गए, दोनों को ऐड करो 8 आ गया। ये वाला 8 भी यही बोल रहा है, तो सेकंड वाले में 8 है। अब इधर आ जाओ, कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं? इधर कितने लिखूं? इधर कितने लिखूं? 10। आज जो सिखाया डी सबशेल आपके 5 फोल्ड डी जनरेट होते हैं, यानी कि 5 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे? 10। 10 plus 6 16, 16 plus 2 18, n is equal to 3, 3 3 are 9, 9 2 are 18। यानी कि हम सही जा रहे हैं भाई, ये थोड़ी ना कौन सही जा रहे हैं, है ना। तो इधर बताओ तो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? आया समझ में? देखो फटाफट से थोड़ा सा फिर ये उतारना, पहले लिख लो फिर उतारना। लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय L। एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात हो रही है। इट इज डिनोटेड बाय L। हाँ ये लिख लो, इसका एक और नाम है सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, बस तुम इतने याद कर लो। लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय L and it is also known as, to be precise, orbital angular momentum quantum number. It is denoted by L and it is also known as orbital angular momentum quantum number, subsidiary quantum number, नेक्स्ट लाइन से लिखो, ठीक है? इतना लिखिए, अरे तीनों नाम बोले सेकेंडरी भी हो, खत्म होने वाली बात ही बात। इट गिव्स द आइडिया अबाउट सबशेल, it gives the idea about subshell. It gives the idea about subshell in which electron is present. It gives the idea about subshell in which electron is present. Next line से लिखो, for a given value of n, L, for a given value of n, L also can have total n values. For a given value of n, L also can have total n values, and that vary from 0 to n minus 1. And that vary from 0 to n minus 1. ठीक है ना? ब्रैकेट में लिख लो आप लोग, L की वैल्यू हमेशा n से छोटी होगी, ये लिख लो, बाकी आपने वर्ड्स में लिख लिया। इसके बाद ये उतारो,
उसके बाद ये उतारो, फिर ये उतारो। आपने ऑर्बिट एंगुलर निकालना सीख लिया था, तो ऑर्बिटल भी सीख लेते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू अंडर रूट एल, ब्रैकेट में एल प्लस वन इज सॉरी एच अपॉन 2। ये एच अपॉन 2 अंडर रूट में नहीं है, सिर्फ अंडर रूट एल ब्रैकेट में एल प्लस वन। ये दूसरा वाला यही है। ये ऑर्बिटल है, पिछला वाला ऑर्बिट था। सर ये h2 pi को हम h एच कट ले सकते हो, एच कट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन भी कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ बट ये अंडर रूट पे नहीं, बस ध्यान रखना एच अपॉन 2 पाई और एच कट कुछ भी कह लो आप, ये अंडर रूट में नहीं है, बस रूट में ही है। एल आपका वही है एजिमुथल क्वांटम नंबर। वैसे मैं इस पर डिटेल्ड क्वेश्चन कराऊंगा, बट ऐसे रफली पूछ रहा हूँ, ठीक है? हम डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, बस रफली पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1s में कोई अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो। 1s के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 0 पुट कर दो, 0 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। तो अगर 1s के लिए 0 आया तो 2s के लिए बताना एक बारी। यही आएगा। 2s के लिए भी तो L की वैल्यू 0 ही है, तो यही आ रहा है, यानी कि 1s 2s 3s 4s एंड सो ऑन, इन सभी के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0। मतलब जो s आया तो ऑर्बिटल एंगुलर 0 होगा। आपके सामने निकाल के दिखा दीजिए, तो डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। That's all for today, and for more chemistry related videos subscribe my channel and share also. Thank you.